हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ डोंट एंटर इनटू यूपीएससी ओशन, दैट इज़ यूपीएससी प्रिपरेशन इफ़ यू कैन नॉट स्लॉग लाइक अ डोंकी। कहने का सार ये है कि अगर आप गधे की तरह मेहनत नहीं कर सकते तो आपको ये जो यूपीएससी की जो तैयारी है इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आप कितने स्मार्ट हो या फिर नहीं हो, कितने स्मार्ट हो या फिर कितना एवरेज हो, ये तो हम यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। इन चीज़ों को तो साइड में ही रख दो, ठीक है। अगर आप में ये क्षमता है कि आप रोज़ एक गधा जैसे बैठता है वैसे दिन के, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी स्मार्टनेस और आपका बैकएंड में कितनी तैयारी है, बचपन से आपने क्या कर रखा है, आपको शायद दिन के 4 घंटे लग सकते हैं, दिन के 12 घंटे भी लग सकते हैं। जस्ट मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कोई इंसान 12 घंटे बैठ रहा है या रोज़ कोई इंसान 4 घंटे बैठ रहा है। बट ये जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस इतना बड़ा है और इतना, पहली चीज़ तो सिलेबस बड़ा है, ठीक है। दूसरा डायनामिक है और हो सकता है कि यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव नॉट रेड बिफोर, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव डन एज ऑफ नाउ। इसके अलावा अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि गधे जैसे मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पे, दिस बिकॉज दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रोट लर्निंग। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, आपने जितने टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि दिस एग्ज़ाम इज़ एनालिटिकल। आप अगर दिमाग लगा रहे हो तो चीज़ें हो जाती हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो भी है। बैक एंड में यू नीड अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन एंड दिस इज़ अ फैक्ट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या प्रोविजंस है, तो जैसे पिछले साल यूपीएससी ने इसी पे एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट थी कि वुमेन हैव ऑल्सो बीन गिवन रिजर्वेशन अंडर दिस एक्ट, ये एक स्टेटमेंट थी। तो आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट एक्ट्स हैं, उनके प्रोविजंस क्या है। सपोज कर लो कि इंटर स्टेट काउंसिल है, तो इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल से डील करता है या रिलेटेड है, आर्टिकल 263। इंटर स्टेट अगर रिवर डिस्प्यूट्स होता है तो आर्टिकल 262 में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट्स की जो पावर है कि वो सुओ मोटो कोई भी इशू पूरे देश में उठा सकता है, ठीक है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और इन केस सुप्रीम कोर्ट फील्स दैट इशू इज़ ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, उसके पास पावर होती है। जुडिशल रिव्यू कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है, 32 के अंदर आता है, 226 के अंदर आता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के बारे में ले लो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था आपका, तो इनके अंदर क्या प्रोविजंस है। अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो आया है उसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, अमेंडमेंट्स क्या है, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमी में ले लो, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कौन क्या रिलीज़ करता है, सीपीआई कौन रिलीज़ करता है, क्या सीपीआई सीएसओ रिलीज़ करता है, तो डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज़ करता है। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ हाईली पॉसिबल कि कुछ टॉपिक्स आपको ना तो आपके इंटरेस्ट के लग रहे हो, ना तो आपको कोई सेंस समझ आ रहा हो कि इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि इफ़ दे डोंट हैव एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर, तो जैसे डिफरेंट स्कूल्स बने थे बुद्धिज़्म के, गांधारा हो गया, मथुरा हो गया, अमरावती हो गया, तो उनके क्या प्रोविजंस थे, उनके अंदर ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे कि मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल हमारा इंडिजिनस स्कूल था, गांधारा स्कूल हमारा दैट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न नेशंस। इंडो ग्रीक उसमें इन्फ्लुएंस था, ईरानियन इन्फ्लुएंस था, बैक्ट्रियन इन्फ्लुएंस था। ईरानियन बैक्ट्रियन मतलब सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे क्लासिकल डांसेस होते हैं, तो कितने क्लासिकल डांसेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं, रिसेंट कौन सी ऐड की गई थी, यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज क्या होता है, टेंजिबल हेरिटेज क्या होता है। जस्ट एन एग्जांपल देने के लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जोग्राफी ले लो, जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, कितने लैटिट्यूड पे आता है,
AMOC क्या होता है, फिर अगर डीप में जाते जाओ ENSO क्या होता है, एल नीनो ला नीना में क्या डिफरेंस है, वॉकर सेल क्या होता है। तो अगर कोई नया कैंडिडेट सुन रहा हो तो उसको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भैया बहुत सारी चीज़ें पता होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपको, ये हर चीज़ आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो हर चीज़ अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो उसको रटने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे बैकएंड में लॉजिक नहीं है, और जिस चीज़ के पीछे बैकएंड में लॉजिक है उसको भी आपको याद करना है। तो याद करने के लिए एक तो आपको लगेगा समय, ठीक है, और दूसरा आपको लगेगा रिसोर्स। रिसोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। इवन दिस टाइम इज़ ऑल्सो रिसोर्स, ठीक है। जिसके पास टाइम भी है वो भी अमीर है एक तरीके से, क्योंकि वो ही और शी हैज़ द प्रिविलेज टू सिट एंड प्रिपेयर। बहुत सारे लोगों के पास ये रिसोर्स नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होता, बहुत लोग दे आर ऑलरेडी स्टक इन सम काइंड ऑफ जॉब दैट दे कैन नॉट लीव, दैट दे हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। और उसके अलावा उनके पास जितना टाइम बचता है, दैट टाइम दे गिव टू अचीव वॉट एवर एस्पायरेशंस दैट दे हैव। उसमें से UPSC भी बहुत लोगों का है। तो अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप इस चक्रव्यूह में मत घुसो। क्यों मत घुसो? द रीज़न बीइंग, अगर आप ये मेहनत नहीं कर सकते तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू विल श्योरली फेल। एक तो आपका यहाँ पे सक्सेस का चांस मैथमेटिकली कम है, बट उस चांस को आप बढ़ाते हो। कैसे बढ़ाते हो? खुद की मेहनत से बढ़ाते हो, स्मार्ट तरीके से बढ़ाते हो, कंटिन्यूस एफर्ट से बढ़ाते हो, सही डायरेक्शन में पढ़ के बढ़ाते हो, और जिस तरीके से स्ट्रीमलाइंड नेचर में इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, आप उस डायरेक्शन में मेहनत करते हो, उस तरीके का गाइडेंस लेते हो। आपके आसपास मेंटर्स होते हैं, आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकिंग होता है, रिसोर्सेज होता है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाके तैयारी करते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि भारत में जितनी भी जनता है ना, ये ले लो, ये पूरा भारत है, इसमें हर स्कूल का टॉपर ले लो, मोस्टली जितने भी स्कूल है उनके टॉपर उठा लो, ठीक है। स्कूल के ले लो, कॉलेजेस के ले लो, हर जगह के टॉपर ले लो। ये सारे टॉपर क्या कर रहे हैं? UPSC की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली, क्योंकि ये अपना क्या है, ये अपना है नेशनल पैशन, ठीक है। तो लोग करते हैं, क्योंकि अभी भी इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। इंडिया डेवलपिंग नेशन है, अभी भी कॉलोनियल जो लीगेसी है हमारी, इन टर्म्स ऑफ, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ, टू अ सर्टन एक्सटेंट, इन द मेंटलिटी ऑफ पीपल ये एग्जिस्ट करती हैं। जो माँ बाप कल्चर हो गया, IAS IPS, इन सबको एक अलग नज़र से देखा जाता है। और दिस कॉम्पिटिशन दैट इज़ देयर, प्री निकालना है, मीन्स निकालना है, इंटरव्यू देना है, लिमिटेड सीट्स है, इतना ज़्यादा पढ़ना है। तो ये जो एग्ज़ाम का नेचर है, जो सब्जेक्टिव नेचर है, ये इटसेल्फ मेक्स दिस सिलेक्शन वेरी टफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हवा मीडिया ने बना रखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बना रखा है, सब ने बना रखा है। तो बात ये है कि सारे टॉपर बैठे हुए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब जब सभी टॉपर हैं तो सभी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इनमें कम मेहनत कर रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत जिस चीज़ की है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि हो सकता था कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आप कोडिंग में अच्छे हो सकते हो, मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हो, पढ़ाने में अच्छे हो सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो सकते हो, किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में अच्छे हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। कोई कपड़ा अच्छा बना लेता है, कोई, अब तो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं लोग, सोशल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जाके चीज़ें बेच रहे हैं, 50 चीज़ें हैं, जो भी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। आप कुछ कर सकते थे, वो आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इस जर्नी में घुस गए थे, इस जर्नी में घुस गए थे जहाँ पे एक तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए थी, वो मेहनत आप कर नहीं पा रहे थे। तो क्या होता है, इस जो एग्ज़ाम है इससे आपको निकलने का मन करता है कि किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए। बट ये एग्ज़ाम आपको खींचती भी अंदर इस तरीके से है कि पहली बार आप अटेम्प्ट देते हो, आप सोचते हो कि इस बार मैंने तैयारी ढंग से नहीं की थी, तो मैं अगली बार बैठता हूँ। अगली बार आप फिर बैठते हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, हो सकता है नहीं हो तो आप ये सोचते हो कि शायद चलो एक और बार दे देता हूँ। आपका प्री अगर क्लियर हो जाता है तो आप फिर मेंस के लिए बैठते हो, फिर आप मेंस की तैयारी करते हो। मेंस में हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आप सोचते हो कि शायद मेरी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी। तो ये जो शायद मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई थी, दिस रिमेन्स कांस्टेंट आपके दिमाग में। ये हर एक स्टेज में हो सकता है,
प्री में भी होता है, मेंस में भी होता है, इंटरव्यू में भी हो सकता है। सब्जेक्टिव अगर कोई एग्ज़ाम है तो अल्टीमेटली आप ब्लेम किसको करोगे? अल्टीमेटली आप ब्लेम खुद को ही करोगे। एक तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को, इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी को, इन सबको तो आप ब्लेम करोगी। बट फिर जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको ये समझ आता है कि हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स in which I had not given my 100%, 200%, or the way in which I could have worked. There is still a lot of scope for improvement. So it's better that I improve myself and give the next attempt based on my scenario, based on the kind of resources that I have. तो ये सब दिमाग में चलता रहता। तो इसीलिए जो हमारा मेन जो प्रश्न था ना, यक्ष प्रश्न यहाँ ये है कि अगर आप गधे की तरह नहीं घिस सकते तो भैया इस एग्ज़ाम में एंटर मत करो, क्योंकि गधे की तरह घिसना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ ब्लंट ट्रुथ। ये बहुत सारे लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फिर इसे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो बहुत स्मार्टली पढ़ते हैं और हमारी तो एग्ज़ाम निकल रही है। हाँ भैया, आप स्मार्टली पढ़ रहे हो, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप इस एग्ज़ाम में किस लेवल पे हो सकता है कि आपने ऑलरेडी 1-2 इंटरव्यू दे दिए हैं तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी आप ऐसे गाइडेंस के अंडर हो और आपने उस गाइडेंस के अंदर तैयारी की है कि आपको जो पूरा का पूरा पाथ है वो एक स्ट्रीमलाइन नेचर में मिला है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ये जो वीडियोस है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए बन रहा है, ये एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स के लिए नहीं बन रहा है। अगर आप एक्सेप्शनल हो तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चलता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका दिमाग चलता है। यू नो हाउ टू गो थ्रू और हाउ टू पियर्स थ्रू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपका नेचर उस तरीके का है तो आप हर जगह एक्सेल कर जाओगे, दिक्कत ही नहीं है। और ऐसे लोग अपना दिमाग और टाइम कहीं वेस्ट नहीं करता। ठीक है, कहीं वेस्ट नहीं इन द सेंस उनको घंटा भर नहीं पड़ता चीज़ों से, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर किसी को, हाँ, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं कर जाऊँगा, और दिस कॉन्फिडेंस इज़ बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपने लाइफ में ऐसा कुछ उखाड़ा है पहले, या फिर आपको पता है आपका पोटेंशियल कि आप उखाड़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बार हम मूड इंडिगो गए थे तो वहाँ पे कंपटीशन, इनफॉर्मल कॉम्पिटिशन्स हो रहा था। तो एक बार एक कंपटीशन में क्या था, पुशअप्स लगाने का कंपटीशन हो रहा था। तो मेरे से जो पहला जो बंदा था उसने जो पुशअप्स मारे थे वो 50 मारे थे और फिर उसका हो गया था। तो द टारगेट वॉज 50। बट उस टाइम पे मैं अच्छा खासा वर्कआउट करता था, काफ़ी अच्छा वर्कआउट करता था। तो जब मेरी बारी आई तो आई वेंट टिल 90। तो जब मैं 90 पे गया तो आई कुड हियर everyone who was standing there, they were shouting 91, 92, मतलब उल्टे तरीके से कर रहा था वो, नाउ 10, 9, 8, 7 इस तरीके से। तो फिर जोश उस टाइम पे ऐसा था कि भैया 90 पे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सेंचुरी तो हर किसी का मारने का मन करता है। तो फिर वहाँ से 90 से जब हाथ उठ भी नहीं रहे थे तो उसके बाद जो मैंने 10 पुशअप्स मारे थे उसके बाद, तो आई रिमेंबर कि जो मज़ा उस टाइम पे आता है। एंड इफ़ यू हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन थ्रू आउट योर लाइफ, यू नो कि वॉट दैट चीयर्स मीन्स। जब आप क्रिकेट के ग्राउंड में खड़े हो, बीच में जब आप बैटिंग कर रहे हो, सब आपका नाम चिल्ला रहे हो, तो उस चीज़ से जो एड्रेनलिन रश मिलता है, उस चीज़ से जो डोपामाइन का सिक्रेशन मिलता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस। तो यही सार है ये इस वीडियो का कि भैया मेहनत करनी ज़रूरी है। आप कितने स्मार्ट हो, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। आपको घिसना पड़ेगा, आपको अच्छे से घिसना पड़ेगा। अगर आप घिस सकते हो तो आओ, वेलकम टू दिस जर्नी ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप नहीं घिस सकते हो तो इट्स बेटर टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर गुड एट और वहाँ पे अपना बढ़िया एफर्ट दो। हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करो। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वाले वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।